नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र के कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं, समाजशास्त्र से विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को एनालिसिस के साथ में पढ़ाते हैं। तो कुछ दिनों से हमारी इच्छा थी कि हम शोध से संबंधित क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराएं। तो पिछली वीडियो में एक मित्र ने कहा था कि सर आप शोध से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व कराएं। तो ये सीरीज़ का पहला वीडियो जो है सामाजिक सोच से संबंधित ये पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यदि आप लोग इसको लाइक करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया सकारात्मक देते हैं तो इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा फिर हम समाजशास्त्र से संबंधित विषय वस्तु को ही पढ़ाएंगे। तो सामाजिक शोध से संबंधित इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण है। अंतिम चरण पूछा हुआ है सामाजिक अनुसंधान का। तो आप लोगों को मैं एक चरण बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। चरण यही होता है, तो इसी के आधार पे अंतिम चरण पे हम पहुँचेंगे। तो पहला चरण होता है, कोई शोध कार्य प्रारंभ होने से पहले सबसे पहले शोध समस्या का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो शोध समस्या का निरूपण या निर्धारण पहला चरण है। दूसरे चरण में आता है कि उस शोध से संबंधित साहित्य की समीक्षा करना, दूसरे नंबर पे है। कहीं कहीं पे दूसरे नंबर पे उपकल्पना भी दिया रहता है, लेकिन क्रम देखा जाए तो यही है। इसके आधार पे हम उपकल्पना का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, टूल्स और शोध पद्धति का निर्धारण करते हैं कि हम किस टूल्स का उपयोग करके फिर तथ्यों का संकलन किया जाता है, फिर तथ्यों का साड़ियन करके उसका विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद प्रतिवेदन का लेखन, रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। तो इस प्रकार से शोध का पहला चरण है शोध समस्या का निरूपण, और अंतिम चरण है प्रतिवेदन लिखना या रिपोर्टिंग करना जो होता है, ये होता है। तो इसमें सी विकल्प में लिखा हुआ है प्रतिवेदन लिखना, तो ये सही हो जाएगा। शोध सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण क्या है, प्रतिवेदन लिखना। यदि इस विकल्पों में बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा जो है उपकल्पना का निर्माण हो जाएगा। दूसरे नंबर पे सांख्यिकी तथ्यों का सांख्यिकी विश्लेषण, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा चौथा, यानी अंतिम चरण ये हो जाएगा इसके अनुसार। जबकि मैंने बताया कि शोध का पहला चरण जो होता है सामाजिक समस्या का निरूपण करना। दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न से संबंधित ही है। एक वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण, उसमें पहले प्रश्न में जो है अंतिम चरण पूछा हुआ था, इसमें प्रथम चरण पूछा है। बस उसका उल्टा कर दीजिए। मैंने अभी आप लोगों को बताया सामाजिक अनुसंधान समस्या का निरूपण करना, ये जो होता है प्रथम चरण होता है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पे पूछेंगे तो साहित्य की समीक्षा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, साहित्य समस्या नहीं साहित्य समीक्षा होता है। तो दूसरे पे ये आ जाएगा, तीसरे पे उपकल्पना का निर्माण, चौथे नंबर पे तथ्यों का संकलन, ये आएगा। अब अगला प्रश्न की बात करें तो किसने परिभाषित किया है एक अनुसंधान अभिकल्प एक शोध का तार्किक और व्यवस्थित नियोजन एवं निर्देशन है। ये परिभाषा है कि किसने सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प शोध को तार्किक एवं व्यवस्थित नियोजन और निर्देशन कहा है। विकल्प में है लुंडवर्ग, गुड एवं हार्ट, पीबी यंग, सेल्टिज, जहोदा एवं अन्य। तो दोस्तों एक अनुसंधान अभिकल्प एक शोध का तार्किक व्यवस्थित नियोजन है, यह परिभाषा जो है पीबी यंग महोदय ने दिया है। तो इस प्रकार से सी विकल्प सही हो जाएगा। पीबी यंग महोदय की एक पुस्तक है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, इसी पुस्तक में इन्होंने यह परिभाषा दिया हुआ है।
तो यह भी पूछा जाता है कभी कभी कि साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च बुक किसकी है, तो पीबी यंग की है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जो परीक्षणात्मक शोध प्रचना से संबंधित नहीं है। कुछ विकल्प नीचे दिए हुए हैं। परीक्षणात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल शोध प्रचना से संबंधित नहीं है। तो आप लोगों को बता दें, विकल्प में है पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण, कायांतर तथ्य परीक्षण। तो दोस्तों, सामाजिक शोध में प्रयोगात्मक परीक्षण में तीनों परीक्षण आते हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या के संदर्भ में आप लोगों को बताएं, जब कोई भी सामाजिक शोध, प्रयोगात्मक सामाजिक शोध किया जाता है तो क्षेत्र कार्य में, जैसे किसी गांव की किसी समस्या का हमको अध्ययन करना है, तो सबसे पहले हम गांव में, मान लीजिए हमको रेडियो का प्रभाव गांव में देखना है। तो जब गांव में रेडियो नहीं पहुंचा था तो हम पहले गांव का अध्ययन करेंगे, फिर गांव वालों को रेडियो को पहुंचाएंगे। उसके बाद उसके बाद में देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से प्रयोगात्मक परिवर्तन होते हैं। तो ये पश्चात परीक्षण और पूर्व पश्चात परीक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। और कभी कभी दो गांवों में तुलना करते हैं कि एक गांव में पहुंचाते हैं, दूसरे गांव में पहुंचाते हैं, तो ये कायांतर तथ्य परीक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों परीक्षण जो है प्रयोगात्मक शोध प्रचना के हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्धत शास्त्रियों में से कौन है जिन्होंने यह कहा है कि एक विशेष घटना का अध्ययन वास्तव में जैसा है उसी रूप में किया जाना क्या है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन है। कोई भी सामाजिक घटना जैसे घटित हुई है उसी के अनुसार उसका वस्तुनिष्ठ, उसी जैसा है उसी रूप में अध्ययन किया जाना क्या कहलाता है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहलाता है। ये परिभाषा किसकी है? विकल्प में है लुंडबर्ग, पीबी यंग, C.A. मोजर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह परिभाषा जो है वास्तव में जैसा है उसी रूप में किया जाना वस्तुनिष्ठ अध्ययन है। इन तीनों विद्वानों में से किसी भी विद्वान की यह परिभाषा नहीं है। यह परिभाषा जो है गुडे एवं हार्ट महोदय की है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन तीनों विद्वानों की यह परिभाषा नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णनात्मक शोध प्रचना के संबंध में अनुकूल स्वीकार्य नहीं है? वर्णनात्मक शोध प्रचना के संदर्भ में पूछा हुआ है कि कौन उसके वर्णनात्मक शोध प्रचना का भाग नहीं है। शोध अध्ययन उद्देश्य का व्यवस्थापन यह है। आंकड़े संकलन प्रविधियाँ यह भी किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र से निदर्शन का चयन यह भी किया जाता है। यानी कि तीनों चीज़ें की जाती हैं। यहाँ पूछा है नहीं किया जाता, तो एक भी इसमें नहीं है जो नहीं किया जाता हो। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि तीनों जो विकल्प दिए गए हैं यह वर्णनात्मक शोध प्रचना के अंतर्गत उपयोग किए जाते हैं। तो तीनों विकल्प सही हैं। तो इस प्रकार से जो पूछा है कि नहीं स्वीकार्य है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक की अवधारणा किसके नाम से संबंधित है? सहसंबंध गुणांक की अवधारणा किसके नाम से संबंधित है? विकल्प में है बोगार्डस, घोष एवं चौधरी, कार्ल पियर्सन, पीबी यंग। तो आप लोगों ने इस प्रश्न को बहुत बार देखा होगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। सहसंबंध गुणांक की अवधारणा जो है कार्ल पियर्सन महोदय की है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कूट के माध्यम से प्रश्नों का जवाब देना है। विकल्प में निम्नलिखित में से किस अनुसंधान अभिकल्प में प्रारंभ के लिए आवश्यक रूप से उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती? किस प्रकार के शोध करने के लिए सबसे पहले उपकल्पना की आवश्यकता ही नहीं होती? उपकल्पना नहीं बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा। तो उपकल्पना के लिए अन्वेषणात्मक अनुसंधान में तो उपकल्पना जरूरी होती है। एकदम कंफर्म पहली चीज़ ये कि अन्वेषणात्मक अनुसंधान यदि आप करेंगे तो उपकल्पना बनानी ही पड़ेगी, जबकि वर्णनात्मक शोध में आपको उपकल्पना की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो एक तो यह है कि इसमें उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती। एक दूसरी है कि परीक्षणात्मक अनुसंधान उपकल्प में भी जरूरी नहीं है कि आप उपकल्पना बनाएं, उपकल्पना का निर्माण करें। तो ए और बी मतलब 1 और 2 यह जिस विकल्प में होगा वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पहले विकल्प में 1 और 2 दिया हुआ है, तो इस प्रकार से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माध्य की गणना करना है, मीन को बताना है कि कौन सी प्रत्यक्ष विधि का सूत्र बताना है। तो विकल्प में है मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन, मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन गुणे ई एफ, मीन बराबर ए माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन, मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ एक्स एफ डी एक्स अपान एन। तो आप लोग बता दें, सिग्मा एफ एक्स अपान एन जो है यह मीन की निकालने के सही सूत्र है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि सहसंबंध गुणांक सदैव इनके मध्य होता है। अभी मैंने बताया कि सहसंबंध गुणांक का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो कार्ल पियर्सन के नाम से। कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि सहसंबंध गुणांक का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये पूछा है कि किसके मध्य में रिजल्ट आता है। तो आप लोगों को बता दें कि हमेशा सहसंबंध गुणांक का रिजल्ट -1 और +1 के बीच में होता है। अधिकतम +1 तक होता है, न्यूनतम -1 तक होता है, या फिर रिजल्ट इसके बीच में ही होता है। यदि रिजल्ट जो है निष्कर्ष में -1 आता है कि दो चरों के बीच में संबंध है, किस प्रकार का संबंध है? तो -1 यदि रिजल्ट में आया हुआ है तो ये माना जाता है कि नकारात्मक संबंध है, यानी कि दोनों चरों के बीच में कोई संबंध नहीं, मतलब संबंध एकदम बिल्कुल विपरीत है। एक के बढ़ने पे दूसरा घटता है, दूसरे के बढ़ने पे पहला क्या होता है? कम होता है। ऐसा संबंध देखने को मिलता है। यदि रिजल्ट जो है -1 में आया हुआ है, +1 में आया है, तो दोनों में एकदम पूर्ण संबंध है। मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा भी घटेगा। इस प्रकार का संबंध जो होता है यह पूर्णतः प्लस में आएगा। यदि रिजल्ट 0 आया है तो दोनों चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है, यह सहसंबंध गुणांक का रिजल्ट यह होता है। तो इस प्रकार से यह सदैव -1 +1 के बीच में ही होता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक है रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस। पुस्तक के लेखक कौन है? रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन पुस्तक। 3 पुस्तकें एकदम मिलती जुलती मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग नोट करके रखिएगा। जैसे ये पूछा हुआ है रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन, यह पुस्तक जो है सेल्टिज जेहोदा एवं अन्य की पुस्तक है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। इसी से मिलती जुलती गुड एवं हार्ट की पुस्तक है रिसर्च मेथड इन सोशल रिसर्च के नाम से आ जाए,
तो यह गूढ़े एवं हाट की, यहाँ ध्यान रखिएगा पूरा किताबें सब कुछ ये रिलेशन की जगह पे रिसर्च आ जाए तो फिर यह गूढ़े एवं हाट की पुस्तक है। और इसी पुस्तक से मिलती जुलती एक और पुस्तक है रिसर्च मेथड ऑफ सोशल रिसर्च आ जाए तो यह जो है केनेथ बेली की पुस्तक है। तो इसको आप लोग नोट करके रख लीजिए। तीनों पुस्तकें किसी न किसी परीक्षाओं में सोच से संबंधित प्रश्नों में पूछ ही ली जाती हैं। यदि रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन आए तो सेल्टिस जोहर्दा एवं अन्य की पुस्तक है। रिसर्च मेथड इन सोशल रिसर्च आए तो ये गूढ़े एवं हाट की है। रिसर्च मेथड ऑफ सोशल रिसर्च आए तो ये केनेथ बेली की पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। शोध की यह परिभाषा किसने दी है? शोध की परिभाषा कि सामाजिक घटनाओं का समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित छानबीन खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। किसने परिभाषित किया है ये? विकल्प में है बोगार्डस, C.A. मोजर, G.M. फिशर, P.B. यंग। P.B. यंग का पूरा नाम है, कई बार विकल्पों में आ चुके हैं ये, क्लास एडोल्फ यंग जो हैं, ये जो हैं P.B. यंग हैं। तो इसमें विकल्प में जो है C.A. मोजर जो हैं विकल्प में सही है। ये परिभाषा C.A. मोजर की है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं, जिसका तात्पर्य है कि ये तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का मौलिक रूप है। ये प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों के संदर्भ में परिभाषा है। प्राथमिक स्रोत को परिभाषित किए हुए हैं। किसकी परिभाषा है ये? बोगार्डस, C.A. मोजर, P.H. मन, P.B. यंग। तो दोस्तों प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जिसमें अध्ययन करने वाला व्यक्ति पहली बार जो है आंकड़े को संकलित करता है। द्वितीयक स्रोत वो स्रोत होते हैं जिसको दूसरे व्यक्ति ने संकलित किया हुआ है, उससे लेते हैं। अधिकांशतः हम उनके प्रकाशित अप्रकाशित लेखों से प्राप्त करते हैं, तो ऐसे स्रोतों को द्वितीयक स्रोत कहते हैं। तो प्राथमिक स्रोत की यह परिभाषा जो है P.H. मन महोदय ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पीटर हेनरी मन के नाम से जाना जाता है P.H. मन को, और यह परिभाषा P.H. मन ने दिया है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया है? नीचे विद्वान लिखे हुए हैं, किस विद्वान ने सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया हुआ है? लुंडबर्ग, मैलिनोव्स्की, गुड एवं हार्ट, पार्सन्स। तो अधिकांश विद्वान सभी लोग जानते हैं कि सहभागी अवलोकन का प्रयोग ट्रोवियांडा द्वीप समूह में मैलिनोव्स्की महोदय ने किया था। मैलिनोव्स्की जब अपने युवावस्था में थे तो जब गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टरों ने सलाह दिया कि आप भ्रमण पर निकले, यात्रा कीजिए। तो यात्रा करने के दौरान ये ट्रोवियांडा द्वीप समूह की यात्रा करते हैं और वहीं की जनजातियां रहती थीं, उन्हीं जनजातियों के साथ यह रह करके उनका अध्ययन करते हैं। और तो इस प्रकार से सहभागी अवलोकन करके इन्होंने ट्रोवियांडा द्वीप समूह का अध्ययन किया था।
हालांकि इन्होंने कई पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी, पर उन जनजातियों से ये घृणा बहुत करते थे। यह पता जब इनकी मृत्यु के बाद जब इनकी डायरी को इनकी पत्नी ने प्रकाशित करवाने के लिए देखा, तो उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई कि यह जनजातियों से बहुत घृणा करते थे। किंतु जो इनकी पुस्तकें हैं जो इन्होंने प्रकाशित कराया था, उसमें सहभागी अवलोकन करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में, अच्छी व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। मेलिनोव्स्की से बहुत ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। कुछ प्रश्नों को हम यहाँ बता देते हैं जो बार बार पूछा जाता है कि मेलिनोव्स्की एक व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी थे और इन्होंने विनिमय की अवधारणा में मनोवैज्ञानिक अपग्रेड की बात किया है और विवाह में नातेदारी, इन्होंने बताया कि विवाह नातेदारी का स्रोत होता है और साथ में इन्होंने टोबियाडा द्वीप समूह का अध्ययन करते समय कूला विनिमय एक सामाजिक विनिमय के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है क्या कहलाती है? ध्यान रखिएगा, यह एक टूल है जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि अनुसंधानकर्ता अपने मन से भरता है। अनुसंधानकर्ता जो है उत्तरदाता से प्रश्न पूछ करके उसको अपने स्वयं से भरता है। तो वो कौन सा स्वरूप है? साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार निर्देशिका, प्रश्नावली, उपरोक्त में से सभी। तो ध्यान रखने वाली बात है, यदि प्रश्नावली के बारे में चर्चा करें तो प्रश्नावली जो होती है यह उत्तरदाता, जो उत्तर दे रहा व्यक्ति होता है, वो स्वयं अपने हाथों से भरता है। वह कभी कभी डाक से भी प्रेषित की जाती है या किसी भी माध्यम से उत्तरदाता के पास पहुंचाई जाती है प्रश्नों की सूची, और उत्तरदाता उसको भर करके भेजता है। जबकि साक्षात्कार निर्देशिका वह निर्देशिका होता है जिसके अनुसंधान करना प्रश्न पूछता है और उसको रिकॉर्ड करता है, न कि लिखने का काम करता है। जबकि ये पहला विकल्प है साक्षात्कार अनुसूची। इस साक्षात्कार अनुसूची यह प्रश्नावली की तरह प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें अनुसंधान करने वाला व्यक्ति जो होता है वह प्रश्नों को पूछता है उत्तरदाता से, और उत्तरदाता से जो भी जवाब प्राप्त होते हैं उसको उन्हीं के सामने लिखता जाता है। तो इस प्रकार से यह पूछा है अनुसंधानकर्ता प्रश्नों को उत्तर स्वयं भरता है। तो ये इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें प्रश्न जो है उत्तरदाता से पूछे जाते हैं, उत्तरदाता जो भी जवाब देता है शोध करने वाला व्यक्ति उसको लिखते जाता है। तो यह होता है साक्षात्कार अनुसूची। इसे कभी कभी शार्ट रूप में लोग अनुसूची भी कहते हैं। तो यह अनुसूची और साक्षात्कार अनुसूची एक ही है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निदर्शन का वह प्रकार जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है को कहते हैं? किस प्रकार के निदर्शन में, सैंपलिंग में समग्र को चुने जाने की संभावना होती है? तो आप लोगों को बता दें, निदर्शन जिसे सैंपलिंग कहा जाता है, सैंपलिंग के दो स्वरूप होते हैं। एक होता है संभाव्य सैंपलिंग या निदर्शन, दूसरा होता है गैर संभाव्य सैंपलिंग या निदर्शन। संभाव्य निदर्शन उस निदर्शन को कहा जाता है जिसमें उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं उस क्षेत्र के समस्त उत्तरदाताओं को चुने जाने की संभावना समान होती है, जिसमें कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता, सबको चुने जाने की संभावना होती है। बस कौन चुन लिया जाएगा ये तय नहीं होता है, चुने जाने की संभावना सबकी समान रहती है। गैर संभाव्य वाले में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबको चुने जाने की संभावना नहीं रहती है। जैसे विकल्प में दिया हुआ है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन।
उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में सबको चुने जाने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि जिससे शोधकर्ता के उद्देश्यों की पूर्ति हो रही होती है ऐसे उत्तरदाताओं का चुनाव कर लिया जाता है। तो इसमें सबको चुने जाने की संभावनाएं नहीं रहती है। ध्यान रखिएगा, जनगणना जो है यह सैंपलिंग का प्रकार नहीं है, यानी उस क्षेत्र की समस्त लोगों का जो है हम चयन करते हैं। इसमें निदर्शन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए यह भी निदर्शन का स्वरूप ही नहीं है। स्तरित निदर्शन वह निदर्शन होता है जिसमें हम जनसंख्या को स्तरों में विभाजित करते हैं और फिर क्या होता है, हमको जिस स्तर से जिस व्यक्तियों को लेना है हम उन्हीं को लेते हैं। यानी हम मान लीजिए आर्थिक रूप से संपन्न लोगों का अध्ययन करना चाह रहे हैं तो हम पहले गरीब और अमीर दो वर्गों में बांटेंगे और हम अमीर वर्ग के व्यक्तियों का ले लेंगे, या गरीबों का अध्ययन कर रहे हैं तो गरीब। तो इस प्रकार से एक वर्ग को हमने ऑलरेडी छोड़ दिया। तो इस प्रकार से स्तरित निदर्शन भी जो है यह क्या है, गैर संभाव्य निदर्शन में आएगा। जबकि दैव निदर्शन जो होता है यह सबको चुने जाने की संभावनाएं समान होती हैं। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दैव निदर्शन के कई स्वरूप हैं, या तो फिर लॉटरी विधि होती है, टिप्पट विधि होती है, कई विधियां होती हैं जिसके माध्यम से हम दैव निदर्शन करते हैं, जिसमें समस्त व्यक्तियों को चुने जाने के समान अवसर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना का स्रोत है। परिकल्पना का तात्पर्य होता है जिसे हाइपोथेसिस भी कहते हैं इंग्लिश में। परिकल्पना का स्रोत पूछा हुआ है। परिकल्पना क्या होती है, कोई भी शोधकर्ता शोध समस्या जो होती है उससे संबंधित एक निष्कर्ष अपने मस्तिष्क में या अपने शोध में निकाल के रखता है कि संभावना यह होती है कि यह उत्तर आएगा, और यह उत्तर किसके आधार पर तय किया जाता है, परिकल्पना किसके आधार पर बनाई जाती है। तो यह होती है सामान्य संस्कृति होती है, जो संस्कृति के अनुरूप होते हैं, समरूपता और वैज्ञानिक सिद्धांत, यानी तीनों चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। उपरोक्त सभी जो हैं परिकल्पना के स्रोत हैं। यह जरूरी है कि परिकल्पना बनाते समय ये तीन चीज़ें होनी चाहिए कि परिकल्पना वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित हो, शोध के समरूप हो और सामान्य संस्कृति के अनुरूप हो। ऐसा ना हो कि हम बहुत बढ़ा चढ़ा करके किसी चीज़ की परिकल्पना बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता, वो संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। तो इस प्रकार से परिकल्पना के तीनों स्रोत हैं। इस प्रकार से यह डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा अन्वेषणात्मक अध्ययन केवल अंतर्सूझों तथा परिकल्पनाओं का पथ प्रदर्शन ही करते हैं अथवा परीक्षण अथवा निरूपण नहीं करते। ये अन्वेषणात्मक अध्ययन के संदर्भ में परिभाषित करते हैं कि यह केवल अंतर्सूझों परिकल्पनाओं का पथ प्रदर्शन करते हैं, परीक्षण अथवा निरूपण नहीं करते हैं। ये किसने कहा है, गुड एवं हार्ट, कार्ल पियर्सन, मोजर, सेल्टिज, जहोदा एवं अन्य। तो यह परिभाषा जो है सेल्टिज, जहोदा एवं अन्य की है। इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल का प्रयोग होता है। एक्सेल का प्रयोग किसके संदर्भ में होता है, दृश्य वार्ता के लिए, बहुमाध्यम प्रस्तुति के लिए, प्रदत्त विश्लेषण के लिए, दूरवर्ती संचार के लिए। तो शोध कार्य में जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, डाटा को कलेक्ट करने के बाद जब डाटा के विश्लेषण करने का नंबर आता है, जैसा कि मैंने बताया कि उससे पहले कोडिंग की जाती है। कोडिंग करने के दौरान हम इसको एक्सेल शीट के माध्यम से एनालिसिस करते हैं। अब एक्सेल शीट को हम जो है SPSS के माध्यम से भी एनालिसिस करते हैं। प्रारंभ में हम एक्सेल के माध्यम से ही एक्सेल शीट भरते थे
और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, डाटा का विश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम एक्सेल के स्थान पे SPSS में यह एक्सेल की तरह ही भरने के बाद उसका हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा SPSS में क्या होता है, एक्सेस करना आसान हो जाता है, हमारे रिजल्ट जो है त्रुटि रहित मिलते हैं। इसमें मैनुअली हम सूत्र को लगा करके निकालना पड़ता है, उसमें SPSS में जो होते हैं सूत्र ऑलरेडी बने होते हैं, हम सिर्फ अप्लाई करते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो एक्सेल का प्रयोग प्रदत्त विश्लेषण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है और इस टेस्ट सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। यदि कुछ समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों की इच्छा हो कि इस तरीके के और वीडियो सोच से संबंधित लाएं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, हम और भी प्रश्नों को सोच से संबंधित लाएंगे। वैसे मेरी इच्छा है कि कम से कम 10-12 वीडियो तो सामाजिक शोध से संबंधित आप लोगों के लिए हम उपलब्ध कराएंगे। यदि आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो और कई वीडियो हम अपलोड करेंगे इससे संबंधित। तो अंतिम प्रश्न है इस सेट का, जब जनसंख्या की प्रकृति जिससे नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं होते तो आंकड़े विश्लेषण किए जा सकते हैं। जिसमें क्या होते हैं, सामान्य न हो, जो जनसंख्या हमने लिए हैं उसकी प्रकृति सामान्य नहीं हो तो आंकड़े विश्लेषण के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। विश्लेषण कैसे किया जाएगा, पैरामीट्रिक सांख्यिकी विधि, नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा, वर्णनात्मक सांख्यिकी द्वारा, आधारभूत सांख्यिकी द्वारा। जब जनसंख्या जिससे हम नमूने ले रहे हैं, आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, तो अगर वह प्रकृति सामान्य नहीं है, अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, तब हम नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बी विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।